पैरा लॉज फ्री क्लास। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पैरा एक्ट की आज पहली और आखिरी फ्री क्लास है जिसके अंदर हम मैक्सिमम पैरा को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम पढ़ना स्टार्ट करें, यहाँ पर दो तरह के एस्पायरेंट्स हैं। एक तो वो एस्पायरेंट्स हैं जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सीखने के लिए आए हैं कि सिलेबस क्या है पैरा का, पैरा के शेड्यूल लॉज क्या है, होर्डिंग क्या होता है, हमें कोई कमोडिटीज बता दे। तो इस तरह के स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सिलेबस बताने नहीं बैठे हुए। हमने आपको एक्चुअली में ये पढ़ाना है। हम यहाँ पे एक्चुअल आपको पढ़ाएंगे कि ये चीजें हैं क्या। तो जो दूसरे तरह के एस्पायरेंट्स हैं, हम सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे। जो दूसरी तरह के एस्पायरेंट्स हैं जो एक्चुअली में अटेन करना चाहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं, जो इस पेपर को क्रैक करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये हम इतना इजी कर लें कि उसको टाइम इस पैरा के ऊपर ना देना पड़े, वो वही टाइम किसी और जीके प्रिपेयर कर लें, ऐसे प्रिपेयर कर लें, तो उनको हम समझाएंगे और इस तरह पढ़ाएंगे जैसे मैं अपनी पेड क्लासेस में पढ़ाता हूँ। ये मेरी फ्री क्लास है जो कि मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे बोला है कि सर आप एक फ्री क्लास दें। मैं अपनी पेड क्लास में जिस तरह बच्चों को पढ़ाता हूँ बिल्कुल वैसे ही इस फ्री क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जहाँ पे यहाँ पर जो बहुत बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो इस बात को वेरीफाई करेंगे। बेटा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वेरीफाई कीजिएगा। तो चलें हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो हमारा आपको पढ़ने के बाद अगर आपको लगे तो ये ऑनलाइन बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर हम मुकम्मल पैरा कवर करवा रहे हैं, जिसके अंदर एसडीईओ के जितने भी तीनों पेपर्स हैं, पैरा लॉज, पैरा एक्ट 2024, जितने भी शेड्यूल लॉज हैं, और इसके अलावा ऐसे और जीके, पैरा और जीके मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा हमारे सीएसएस के ऐसे के टॉपर हैं, वो आपको ऐसे पढ़ाएंगे। हमारा ये कंप्लीट बैच तीनों सब्जेक्ट्स जो है वो मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। ये जो है वो आपको नंबर नजर आ रहा होगा जूम के ऊपर, हमारा क्लासेज होंगी 03110789 584 कॉन्टेक्ट नंबर है। ये नंबर आपको यहाँ पर भी आपको नजर आ जाएगा। इसके अलावा आपको ये जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलें अब हम जो है वो एक्चुअली में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पैरा लॉ से। ये जो पैरा है, ये आपको सेंटर में लिखा हुआ नजर आ रहा, ये एक्चुअली में पैरा एक्ट है। ये जो पैरा है ये दो पैरा है, PERA से दो चीजें बनती हैं। स्टैंड फॉर पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, भी इसी से ही बनता है। और बिल्कुल सेम एक्रोनिम, बिल्कुल सेम जो है ना वो आपकी एब्रिविएशन पैरा से पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी एक्ट भी है। तो ये हम पढ़ रहे हैं 2024 का एक्ट। एक्ट के अंदर एक आर्टिकल है जो कहता है कि अथॉरिटी बनाई जाएगी। वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 3 है। ठीक है, तो ये पैरा एक्ट है 2024 के अंदर पंजाब असेंबली में बहुत सारे एक्ट पेश किए गए थे। तो ये जो 12वां एक्ट था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 2024 का 12वां एक्ट था जो कि पंजाब असेंबली में पेश किया गया। अब ये जो एक्ट है इसके अंदर टोटल 82 सेक्शंस है। टोटल 82 सेक्शंस हैं। ये वो चीजें हैं बेटा जो क्वेश्चंस में पूछी जानी है, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने समझना है, इनको याद करना है। और टोटल 18 चैप्टर्स हैं इस पैरा एक्ट के। इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकता है कि ये पब्लिकली ऑफिशियल जो गजेट है उसमें ये कब पब्लिश हुआ था? तो ये 17 अक्टूबर को पब्लिश हुआ था। फिर इसके बाद पैरा की जो अथॉरिटी बन गई इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के थ्रू, उस अथॉरिटी की जो पहली ऑफिशियल मीटिंग थी वो कब हुई? तो उसकी जो पहली ऑफिशियल मीटिंग थी वो दिसंबर 3 2024 को इसकी पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई थी। ये बेटा आप लोगों ने चीजें याद करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जाएं तो हमारे पास आ जाता है, मैंने आपको बताया कि इसका टोटल जो है ना वो 18 चैप्टर्स हैं और 82 इसके सेक्शंस हैं। पहला हम चैप्टर देखेंगे। पहले चैप्टर के अंदर सिर्फ ये दो सेक्शंस हैं। पहला जो सेक्शन है वो बात करता है एक्सटेंड टाइम और टाइटल की, कि टाइटल क्या होगा, इसका टाइम क्या होगा, कि अप्लाई ये कब होगा, ये जो पैरा एक्ट 2024 है, और कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा। बेटे ये इसमें लिखा हुआ है कि जहां पे गवर्नमेंट कहेगी वहां पे इसका हम अतलाक करेंगे। टाइम भी गवर्नमेंट डिसाइड डिसाइड करेगी। और इसका जो टाइटल है वो मैंने आपको बता दिया कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी इसका टाइटल होगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद इसका मतलब ये, अगर वो आपसे पूछता है कि इसका जो अतलाक है वो कब होगा, कौन से प्रोविंस पे होगा, तो ऑब्वियसली पंजाब के ऊपर होगा।
क्योंकि पंजाब में ये पंजाब का ही लॉ है। तो आपने बस ये चीज इसमें याद रखनी है कि और कहीं पर भी अप्लाई नहीं होगा, और जब गवर्नमेंट खोलेगी तब इसको हम अप्लाई कर देंगे। फिर जो आपका इसमें सेक्शन 2 है ना, सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 के अंदर आपकी सारी की सारी डेफिनेशंस हैं। अब ये जो डेफिनेशंस हैं, क्या आपने सारी की सारी याद करनी है? बिल्कुल सारी की सारी याद नहीं करनी है, आपने रट्टा किसी एक को भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये सारी के सारी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। कैसे होंगी? हमारे पढ़ाने से होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आगे हमने सारी की सारी चीजें यही पढ़नी है, एक एक चीज को पढ़ेंगे, डेफिनेशन भी आपकी कवर हो जाएंगी। ये इतनी ज्यादा डेफिनेशन हैं, अगर आप इन्हीं के ऊपर टाइम जाया कर देंगे तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा, क्योंकि ए से लेकर जी तक, फिर डबल ए से लेके डबल जी तक आपकी ये डेफिनेशंस हैं। ठीक है, तो इसको आपने याद नहीं करना, टाइम इसके ऊपर नहीं लगाना है, इनको रटे नहीं आपने लगाने। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है, जो बताने वाली है, जो कि पूछी जा सकती है एग्जाम में, वो मैं आपको साथ साथ वैसे ही बताता जाऊंगा। ये भी हम करेंगे, लेकिन आगे जो है ना वो आपकी ये कवर हो जाएगी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका रहेगा आज। सॉरी। तो सबसे पहले डेफिनेशन में आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा, ईपीओ। ईपीओ स्टैंड्स फॉर, ईपीओ से क्या बनता है? ईपीओ से बनता है इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर। इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर। ये इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर क्या है? ये इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर, ये इसको हम आगे वैसे पढ़ेंगे भी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि ये देता कौन है, ये पूछा जा सकता है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है ना, वो इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर देता है। ठीक है, क्यों देता है? अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो वो वेरीफाई हो जाता है, इंस्पेक्ट करता है, तो वो ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद एक चीज लिखी हुई है ये वाली, एओ। एओ जो है ये स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट ऑर्डर। एब्सोल्यूट ऑर्डर, ये एब्सोल्यूट ऑर्डर है, ये कौन दे सकता है? ये आपसे पूछा जा सकता है। एब्सोल्यूट ऑर्डर जो है वो दे सकता है आपका हियरिंग ऑफिसर। ये जो हियरिंग ऑफिसर है, इसकी भी पावर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये बात याद रखनी है कि एओ ईपीओ से क्या मुराद है, ये कौन दे सकता है, ये स्टैंड फॉर क्या है। फिर इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो ईपीओ है और एओ है, इन दोनों में से पहले क्या दिया जाता है? अगर किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया है तो सबसे पहले उसको ईपीओ जारी किया जाएगा। अगर वो ईपीओ मान लेता है, ईपीओ के अंदर इसकी डिटेल लिखी होती है कि आप आगे आपने किसको परसू करना है, कितने दिन का आपके पास टाइम है, आपको कितना फाइन हुआ है, ये सारी चीजें इसके अंदर उसके अंदर ना लिखी होती हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईपीओ देता है। इसके अंदर ये सारी चीजें लिखी होती हैं। अब इसके अंदर अगर कोई बंदा मान लेता है तो ठीक है, ईपीओ तक बात खत्म हो जाती है। अगर ईपीओ नहीं मानता, फिर आगे एओ, एब्सोल्यूट ऑर्डर है, वो देगा, हियरिंग ऑफिसर देगा, फिर आगे कार्रवाई चलेगी। ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप ये जान लें, ईपीओ पहले दिया जाता है, एओ बाद में दिया जाता है। ईपीओ स्टैंड फॉर इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर, एओ स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट ऑर्डर। ईपीओ देता है एनफोर्समेंट ऑफिसर और एओ देता है आपका हियरिंग ऑफिसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ यही 2 आर्टिकल्स हैं, चैप्टर नंबर आगे 2 है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसमें आर्टिकल 3 से लेकर 11 तक आर्टिकल्स हैं। इनको आप जो है वो सेक्शंस भी बोल सकते हैं। इसके अंदर टोटल 9 सेक्शंस हैं। ये उन सारे सेक्शंस के मैंने नाम लिख दिए। इन अब हम इन सेक्शंस को जो है ना वो वन बाई वन इनको ना पढ़ते हैं डिटेल के साथ। चलें जी, ये सबसे पहले आपका आ गया चैप्टर नंबर 2 के अंदर, थर्ड वन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा। आर्टिकल 3 सिर्फ इतना कहता है कि पैरा एक्ट 2024 का आर्टिकल 3 सेक्शन 3 ये कहता है कि एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। बस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी ये है कि एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। अथॉरिटी क्या होगी, उसके अंदर क्या होगा, कंपोजिशन उसकी क्या होगी, कितने लोगों से मिलकर बनेगी, वो बात की बात है, बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि ये जो अथॉरिटी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, वो लाहौर में होगा। ये पूछ सकते हैं, वैसे ये बहुत इजी है, लेकिन आपने ये भी बात याद रखनी है। फिर उसके बाद आती है आपकी फोर्थ आर्टिकल, फोर्थ सेक्शन, कंपोजिशन। कंपोजिशन ये है कि ये जो अथॉरिटी बनेगी, स्टैब्लिश होगी, उसके अंदर कौन कौन से लोग, किन लोगों से मिलकर ये अथॉरिटी बनेगी। बेटा ये जो है ना वो 18-19 लोग हैं, इनके मिलने से अथॉरिटी बनेगी। 18 या 19 मेंबर हैं। अब ये 18 या 19 मेंबर में क्यों कह रहा हूँ 18 या 19 क्यों है, 18 और 19 ये अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इस अथॉरिटी का चेयरपर्सन कौन होगा। सबसे पहले इसका जो हेड है, प्रीमियर है, वो चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन आपकी सीएम होंगी, अभी फिलहाल मरियम नवाज है तो वो होंगी। फिर उसके बाद वाइस चेयरपर्सन इसका आपका चीफ सेक्रेटरी होगा पंजाब का।
पूरे पंजाब का एक ही चीफ सेक्रेटरी होता है, बहुत सारे सेक्रेटरीज होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, वो ये नीचे आप देख भी सकते हैं, उसको हम पढ़ेंगे भी, लेकिन चीफ सेक्रेटरी एक ही होता है। और चीफ सेक्रेटरी वो आपसे पूछ सकते हैं कौन है इस वक्त पंजाब का, इस वक्त जो पंजाब का जो चीफ सेक्रेटरी है वो है जाहिद अख्तर जमान। जाहिद अख्तर जमान इस वक्त चीफ सेक्रेटरी है पंजाब का, ये आपने याद रखना है, ये पूछ सकता है। फिर उसके बाद अथॉरिटी के बाकी मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे मेंबर्स हैं सिवाय इसको छोड़ के, इसको हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम मेंबर्स को पढ़ लेते हैं। मेंबर्स में सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, रेवेन्यू बोर्ड का एक बंदा होगा, वो मेंबर होगा। होम डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, एस एंड गैड का सेक्रेटरी होगा, लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी होगा, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर का एक बंदा होगा, मेंबर होगा। फिर उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का एक पर्सन होगा, उसका सेक्रेटरी होगा। अच्छा, ये सारे के सारे सेक्रेटरीज हैं, ठीक है। यहाँ से आगे फिर गेम नई स्टार्ट होती है, जो कि वाकई ही में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये दो चीजें, ये जो दो चीजें हैं जिनके अंदर लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट मेंबर्स और 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग 1 फीमेल, और ये जो सारा कुछ, ये जो है ना, ये वाला 3 मेंबर, ये एमपीए होंगे आपके, एमपीए, जो कि आपकी प्रोविंशियल असेंबली से उठाए जाएंगे। इन तीनों में एक आपकी जो है वो फीमेल होगी, और बाकी जो दो हैं वो आपके, सॉरी, बाकी दो आपके मेल होंगे, ठीक है। 2 मेल मेंबर और एक फीमेल मेंबर जो है वो उठाया जाएगा आपका एमपीएस में से। और वो कौन लगाएगा, कौन बताएगा कि ये जो दोनों मेंबर्स हैं, ये तीनों मेंबर्स हैं, वो कौन से होंगे, ये सीएम डिसाइड करेगा, ठीक है। जो भी सीएम होगा वो डिसाइड करेगा कि तीनों मेंबर्स जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वो कौन से होंगे। फिर उसके बाद नीचे अगर आप आ जाएं तो ये आपके लिखे हुए हैं एक और भी, ये 4 मेंबर्स हैं, 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स। ये जो 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, इनके अंदर भी एक आपकी फीमेल होगी, ठीक है। 3 आपके जो हैं वो मेल मेंबर्स होंगे, ठीक है। 3 आपके मेल मेंबर होंगे, और बाकी एक आपकी फीमेल मेंबर होगी। अब ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, इनके पीछे बहुत कहानी है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, ये कौन सिलेक्ट करेगा, ये कैसे आएंगे। ये जो 4 मेंबर्स हैं ये सिलेक्ट करेगा आपका पैनल, ठीक है। कौन सिलेक्ट करेगा, पैनल सिलेक्ट करेगा। अब ये पैनल क्या है, पैनल को हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला जो आर्टिकल है 5th, वो पैनल के बारे में ही है, ठीक है। तो अभी तक आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि अथॉरिटी के 18 या 19 मेंबर हैं। अब ये 18 या 19 मैंने बोले थे आपको, मैंने कहा था बाद में पता चलेगा, बाद में कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंबर और सेक्रेटरी। ये जो डीजी है आपका, ये वाला जो डीजी है, वो आपका मेंबर तो है ही है, लेकिन वो सेक्रेटरी भी हो सकता है। तो सेक्रेटरी अगर कोई अलहदा है, जैसा कि अभी पैरा की जो अथॉरिटी है उसका सेक्रेटरी कोई और है, डीजी कोई और है, तो 19 मेंबर हैं। अगर दोनों सीटें सिर्फ डीजी के पास हैं, डीजी ही सेक्रेटरी है, एक बंदा है, तो फिर 18 मेंबर होंगे, ठीक है। इस वक्त अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस वक्त डीजी कौन है और इस वक्त सेक्रेटरी कौन है पैरा का। इस वक्त जो डीजी है पैरा का, वो है आपका कैप्टन फरूक अतीक। कैप्टन फरूक अतीक खान इस वक्त जो है वो पैरा का डीजी है। और रिफाकत अली निसोना, रिफाकत अली निसोना जो है वो इस वक्त जो है वो सेक्रेटरी है पैरा का, ठीक हो गया जी। तो 18 से 19 मेंबर होंगे अथॉरिटी में, चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन आपका जो है वो चीफ सेक्रेटरी होगा, चेयरपर्सन आपकी जो है ना वो सीएम होंगी, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया। बाकी मेंबर्स हैं, हर एक जो है ना वो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है। बाकी 3 मेंबर जो है वो पार्लियामेंट से आएंगे, एक उसमें से फीमेल होगी, 2 मेल होंगे। फिर 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं जो कि पैनल सेलेक्ट करेगा, उनमें से भी एक फीमेल होगी और 3 आपके मेल होंगे। फिर एंड के ऊपर मैंने आपको डीजी का बता दिया। डीजी जो है वो अलहदा भी हो सकता है, और इकट्ठा डीजी और सेक्रेटरी दोनों एक भी हो सकते हैं। तो सेक्रेटरी इस वक्त रिफाकत अली निसोना है, और जो आपका डीजी है पैरा का, वो इस वक्त कैप्टन फरूख अतीक खान है, ठीक हो गया। ये चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन 3 और 4 हो गया। फिर उसके बाद अगर हम आगे आए तो हमारे पास आगे आ जाता है 5वां सेक्शन, 5th सेक्शन। ये जो 5th सेक्शन है ये बताता है हमें पैनल के बारे में, ठीक है। ये कौन सा पैनल है, ये वही वाला पैनल है जो सिलेक्ट करेगा इंडिपेंडेंट मेंबर्स को। इंडिपेंडेंट मेंबर्स कितने हैं टोटल, वो 4 हैं। लेकिन ये बात नहीं आपने बोलनी कि पैनल के टोटल कितने पर्सन हैं, वो 3 हैं।
पैनल सिलेक्ट करेगा 4 बंदों को, लेकिन ये खुद होंगे कितने बंदे, 3 बंदे। पैनल ने 4 सिलेक्ट करने हैं, वो कैसे सिलेक्ट करने हैं ये तो बाद की बात है, लेकिन पहले जो पैनल के 3 बंदे हैं वो किसने सिलेक्ट करने हैं, वो कैसे आएंगे, वो सिलेक्ट होंगे कैसे, सीएम सिलेक्ट करेगा, सीएम नॉमिनेट करेगा कि ये बंदे हैं, ये 3 मेंबर होंगे पैनल के, फिर आगे ये 4 मेंबर इंडिपेंडेंट मेंबर सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल एक मेंबर कहता है कि हमने इस इंडिपेंडेंट मेंबर को नहीं लेना, दूसरा कहता है कि हमने इसको लेना है, तो इनका तो डिसीजन कैसे होगा, ये डिसीजन कैसे करेंगे, तो डिसीजन जो है वो करेंगे ये मेजोरिटी बेसिस के ऊपर। कैसे करेंगे, मेजोरिटी बेसिस के ऊपर। जिन 2 वोट जिसकी खातर आगे, जिसका ये इंडिपेंडेंट मेंबर होना चाहिए, अगर 2 बंदे कहते हैं कि ये मेंबर होगा, तो समझ लें कि वो आपका इंडिपेंडेंट मेंबर बन जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद इनके पास रिक्वायरमेंट आएगी, इनको कहा जाएगा कि आपने 4 इंडिपेंडेंट मेंबर हमें देने हैं सिलेक्ट करके, पैनल को कहा जाएगा। अब पैनल को टाइम कितना दिया जाएगा ये सारा कुछ करने के लिए, पैनल के पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं ये सारे का सारा प्रोसीजर करने में, कि इनको हमने सिलेक्ट कैसे करना है। अच्छा, अगर आप 5वां जो सेक्शन है उसके नीचे आए ना, तो एक छोटा सा ये भी शिक लिखी हुई है कि डीजी क्या काम करेगा। डीजी इस काम के अंदर पैनल की सेक्रेटरियल सपोर्ट करेगा, कि जो भी इनको सेक्रेटरियल सपोर्ट चाहिए होगी वो डीजी इनको करके देगा। फिर उसके बाद अगर हम छठा देखें, तो छठे नंबर के ऊपर जो हमारा छठा सेक्शन है वो है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स। ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं जिनकी टोटल तादाद 4 होगी, जिनको पैनल सिलेक्ट करेगा, जिनकी मेंबर पैनल की तादाद 3 होगी, जिनको सीएम नॉमिनेट करेगी, ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं भाई, जिसको इंडिपेंडेंट मेंबर लेना है उसका प्रूवन रिकॉर्ड होना चाहिए, उसकी कोई खिदमात होनी चाहिए, उसने सोसाइटी के लिए लॉ में कोई एजुकेशन में उसका बड़ा नाम होना चाहिए। ऐसे नत्थू खैरे को आपने इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं बना देना। फिर उसके बाद ये तो क्वालिफिकेशन हो गई, फिर डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कि कौन सा ऐसा बंदा है जो इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं बन सकता। तो इंडिपेंडेंट मेंबर वो बंदा नहीं बन सकता जिसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, जो किसी को कंपल्सरी रिटायरमेंट जिससे ली गई हो, जिसने कोई ब्राइबरी की हो, करप्शन की हो, कोई उसकी मेंटल इलनेस हो। ठीक है। इस तरह की अगर चीजें आ जाती हैं तो उसको इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं लिया जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नो पब्लिक ऑफिस इन 6 मंथ, के पिछले 6 महीने से उसने कोई ना कोई ऑफिस को छोड़ा हो। ऐसा ना हो कि उसकी अभी उसने 3 महीने में कोई ऑफिस से वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव था, पब्लिक ऑफिस वो होल्ड कर रहा था, अभी वो छोड़ के इधर आ गया सिर्फ 3 महीने में, नहीं, तो इंडिपेंडेंट मेंबर वो नहीं बन सकता, मेंबर नहीं बन सकता किसी भी सूरत में। 6 महीने का गैप होना, 6 मंथ का गैप होना लाजमी है, कि उसने कोई भी पब्लिक ऑफिस हैंडल वो ना कर रहा हो, और ना ही कोई पब्लिक ऑफिस का ऐसा एसोसिएट ऑफिस हो जिसके साथ पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का कोई रिलेशन हो, वो भी ऑफिस वो होल्ड ना करता हो। ठीक है। तो वो ये पूछ सकता है कि कितनी देर का जो है वो गैप होना चाहिए, तो गैप जो है वो होना चाहिए 6 मंथ का। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन 7, जो कि मीटिंग्स को डिसाइड करता है। अथॉरिटी की मीटिंग बुलाएगा कौन, मीटिंग बुलाएगा चेयरमैन, सॉरी सॉरी सॉरी, मीटिंग जो है वो प्रिजाइड कौन करेगा, मीटिंग प्रिजाइड करेगा चेयरमैन। ठीक है। अगर चेयरमैन या चेयरपर्सन नहीं है, वो सिलेक्ट कर देता है कि वाइस चेयरपर्सन मेरी जगह पे प्रिजाइड कर ले, तो वाइस चेयरमैन वाइस चेयरपर्सन कर लेगा प्रिजाइड। अगर वाइस चेयरपर्सन नहीं है तो चेयरमैन अपनी जगह पे किसी बंदे को जो मेंबर है अथॉरिटी का, उसको भी ये अलाउ कर सकता है कि आप मेरी जगह पे जाके मीटिंग को प्रिजाइड करो, तो वो फिर मीटिंग को वो प्रिजाइड कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये मीटिंग्स बुलाता कौन है, कौन बुलाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा, ये वीडियो देखी होगी, आप उसी वक्त चारों ऑप्शंस में जाके डीजी को सिलेक्ट करना, क्योंकि मीटिंग सिर्फ और सिर्फ डीजी बुला सकता है। ठीक है। डीजी बुलाएगा, लेकिन डीजी को कहेगा कौन, सीएम के कहने के ऊपर मीटिंग्स बुला सकता है वो। ठीक हो गया जी। ये है आपका आर्टिकल या सेक्शन नंबर 7। के अंदर ये एक छोटी सी बात है, जो छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, कि कोरम कितना होगा। कोरम मतलब कि मिनिमम, अथॉरिटी की मिनिमम, अगर कोई इजलास होना है मिनिमम कितने बंदे होंगे तो इजलास होगा, तो मिनिमम हाफ जब तक नहीं है तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो हाफ मेंबर्स का उनकी मीटिंग्स में होना लाजमी है, कि आगे कोई भी फैसला लिया जा सके, कोई भी एक्ट पास किया जा सके, कुछ भी किया जा सके, तो मिनिमम हाफ होना
चाहिए, हाँ कोरम होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आगे एक बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट बात कि इनका जो वोट है, वोटिंग सिस्टम है वो कैसे होगा। अब फॉर एग्जांपल अथॉरिटी की मीटिंग चल रही है, ठीक है, तो उन्होंने जो है मीटिंग हो रही है, तो उसके अंदर आपने वोटिंग करवानी है, कोई काम हो गया तो आपकी जो मिनिमम लोग हैं वहां पे हाफ होने चाहिए। अब हाफ का डिसीजन कैसे होगा कि अगर तो 3 बंदे कह रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, 5 कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली 5 जो मेजोरिटी है उनका डिसीजन होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सिनेरियो बन जाता है जहां पर दोनों के वोट जो हैं वो 4-4 हो जाएं, कि कोरम के टोटल मेंबर्स की तादाद है 8, 8 में से 4 ने कहा कि ये फैसला करो, चारों ने कहा कि ये फैसला ना करो, अब दोनों के वोट इक्वल हो गए, तब कौन डिसाइड करेगा। तब आपका जो चेयरपर्सन है, जो इस वक्त मीटिंग जो है वो प्रिजाइड कर रहा होगा, चाहे वो चेयरपर्सन है, चाहे वो वाइस चेयरपर्सन है, चाहे वो चेयरपर्सन ने जो मेंबर को बोला है वो बंदा है, तो उसका जो वोट है वो आपका फाइनल वोट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो उसके कहने के ऊपर आपका जो है वो बिल या कोई भी एक्ट या जो भी काम करना है वो पास हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा अब मैसी मैसी हो रहा है, मैं इसको जो है ना वो रेज कर दूं, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये हो गया आपका चैप्टर नंबर आर्टिकल आपका 7। फिर उसके बाद है 8 सेक्शन, जो क्या है डीजी के बारे में। डीजी क्या है, डायरेक्टर जनरल है। ये कौन होगा, ये कौन लगाएगा, ये सीएम आपका लगाएगा। ये 19 स्केल से नीचे का कोई बंदा नहीं होना चाहिए, और ये पीएमएस या सिर्फ पीडब्ल्यूएस से आ सकता है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज से आएगा, या फिर ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज से जिसने सीएसएस किया हो वो बंदा ही जो है वो आ सकता है और आके डीजी लग सकता है, ठीक है। अब ये डीजी करेगा क्या, जितने भी एक्ट के पर्पसेस हैं वो कैरी आउट करवाएगा, और सेक्टेरियल सपोर्ट देगा। सेक्टेरियल सपोर्ट वाला कहां पर देगा, पैनल को देगा, और हर जगह पर वैसे तो देगा, लेकिन पैनल को ये सेक्टेरियल सपोर्ट देगा। पैनल कौन सा, वही पैनल जिसके अंदर 3 बंदे होंगे, जिनको 30 डेज का टाइम दिया जाएगा कि आप 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करो। 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स वही जिनके अंदर एक फीमेल होगी, 3 मेल होंगे, ठीक है, तो जो आपकी अथॉरिटी का हिस्सा बनेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर आप नीचे आए तो आपका आता है आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल 9 ये कहता है कि ये जो अथॉरिटी है वो अपनी मर्जी के साथ अगर चाहे अपना पैरा को इन्फोर्स करवाने के लिए कुछ कमेटीज बना सकती है। ये जो कमेटीज हैं ये किसी भी पर्पज के लिए बनाई जा सकती हैं, लेकिन इन कमेटीज में ये जो ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑलरेडी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं या वो मेंबर जो हैं वो पार्लियामेंट से लिए हैं, वो मेंबर्स कमेटीज में नहीं होंगे। और ये जो कमेटीज हैं ये खुद कोऑपरेट करेंगी, किसी और थर्ड पर्सन को भी अपनी मीटिंग्स में बुला सकती हैं, ठीक है। ये कोऑपरेट करेंगी एनी एनी अदर पर्सन देन मेंबर ऑफ द अथॉरिटी। वही बात कि आप अथॉरिटी के बंदे के अलावा भी किसी भी बंदे को अपनी मीटिंग में ये बुला सकती हैं और मीटिंग जो है वो ये कर सकती हैं, ठीक है। जेली कमेटीज इनको आप बोल सकते हैं कि जेली कमेटीज जो है वो बनाई जा सकती हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है सॉरी, इसके बाद आपका है आर्टिकल 10, सेक्शन 10। सेक्शन 10 डील करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी। ये जो आपकी अथॉरिटी है, ये जो बनी है, आपको इनकी पावर्स भी तो बतानी है ना कि इनकी पावर्स क्या क्या हैं। चलिए हम अब इनकी जो पावर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत ज्यादा अथॉरिटी की पावर्स हैं, बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं, लेकिन जिनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मेरे ख्याल से ये दो हैं, जिनमें से मेरे ख्याल से एग्जैक्ट क्वेश्चन बनता है, और वो पूछेगा कि ये जो हियरिंग ऑफिसर है, जो HO मैंने लिखा है, ये है हियरिंग ऑफिसर, जो कि आपका 17 स्केल का होता है, और ये हर एक आपको इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर मिलेगा। हियरिंग ऑफिसर कौन लगा सकता है, ये अथॉरिटी लगा सकती है। ये जो AO, ए जो है AO, ये ऑथोराइज्ड ऑफिसर है। ऑथोराइज्ड ऑफिसर कौन लगा सकता है, ये ऑथोराइज्ड ऑफिसर को भी लगाने की जो अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो आपकी पैरा की अथॉरिटी है, जो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, AO भी लगा सकती है, HO हियरिंग ऑफिसर भी लगा सकती है। और इसके अलावा और बाकी ये कौन से काम करेगी, जितनी भी गाइडलाइंस आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से ये उनको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अपने एम्प्लॉयज को ये ट्रेन करेगी, उनके लिए जॉब डिस्क्रिप्शंस देगी, ठीक है। फिर अगर कोई, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर एक्सपर्ट। ये जो है ना एक्सपर्ट्स, अथॉरिटी ये कहती है कि अपने एक्ट को री करवाने के लिए कोई भी जो है ना वो बंदे, ठीक है, जो जो किसी भी ट्रेन है,
इंडिविजुअल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो हायर किए जा सकते हैं, कंसल्टेंट्स, एडवाइजर्स हायर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन करेगा, वो अथॉरिटी आपकी करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अथॉरिटी बजट पेश करेगी गवर्नमेंट को, ये आप असेंबली में पेश किया करेगी कि ये इतना जो है वो हमें बजट जो है ना वो रिक्वायर है। तो जो जितना भी बजटिंग का काम है वो भी आपकी अथॉरिटी कर रही होगी। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड। पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड जो है ना वो अगर किसी को देना है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे ने जो कि अथॉरिटी का एम्प्लॉय है, उसने बहुत अच्छा काम किया, उसको उसका रिवॉर्ड देना है या कंपनसेशन देनी है, तो वो जो कंपनसेशन है वो भी अथॉरिटी देगी। यहाँ पे एक बात आपने लाजमी याद रखनी है, एक आगे हम बात पढ़ेंगे कि पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड देना है विसल ब्लोअर को। अब ये जो विसल ब्लोअर को इसने नहीं देना, विसल ब्लोअर को अगर कोई रिवॉर्ड देना है, विसल ब्लोअर क्या होता है ये हम सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, कितना इनाम देना है विसल ब्लोअर को, और विसल ब्लोअर अगर गलत इंफॉर्मेशन देता है तो उसको कितने देर की सजा होगी, वैसे 2 साल तक की सजा हो सकती है, कितनी देर की सजा होगी, और कितने लाख का जुर्माना हो सकता है, ये सारी चीजें हमने अभी पढ़नी है। लेकिन अभी मैं फिलहाल बता रहा हूँ कि विसल ब्लोअर को जो पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड देना है वो ये अथॉरिटी डिसाइड नहीं करेगी। वैसे जो पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड है, अगर कोई कंपनसेशन देनी है किसी एम्प्लॉय को या किसी पर्सन को कोई रिवॉर्ड देना है, तो वो अथॉरिटी जो है वो बता सकती है या सिलेक्ट कर सकती है। तो ये सारे के सारे अथॉरिटी के काम है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हियरिंग ऑफिसर कौन लगाएगा, ठीक है, ऑथोराइज्ड ऑफिसर कौन लगाएगा, तो ये दोनों काम जो है वो आपकी अथॉरिटी करेगी। बाकी जॉब की जितनी भी डिस्क्रिप्शन है, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, हायर करना, ये सारा कुछ आपकी अथॉरिटी कर रही होगी। फिर लास्ट के ऊपर इस चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन है वो एम्प्लॉयज ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात करता है कि अगर अथॉरिटी को अपने एम्प्लॉयज चाहिए तो वो इनिशियल रिक्रूटमेंट के थ्रू भी कर सकती है, लेकिन अगर उसको चाहिए तो वो बोरो कर सकती है अपनी मर्जी से, ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट से। डेपोटेशन के ऊपर कोई भी जो ऑफिसर्स हैं वो बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। वो अथॉरिटी के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो अपने एम्प्लॉयज को बोरो कर सकती है, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको बोरो कर सकती है या डेपुटेशन के ऊपर लेके आ सकती है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे खत्म हो जाता है, जिसके अंदर जो है ना वो ऑलमोस्ट 8 या 9 जो है ना वो सेक्शन थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जो है वो आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है। ये चैप्टर नंबर जो 3 है, इसके टोटल 4 आर्टिकल्स हैं, या टोटल जो है ना वो 4 आर्टिकल्स हैं। इन 4 आर्टिकल्स के नेम जो सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, ये 12 से लेकर 15 तक हैं। अब हम इनको जो है ना वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ, आपको बताऊंगा भी मैं कि क्वेश्चन जो है वो इसमें से मजीद क्या बन सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, हम अपने 12 आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह हमारी एक पैरा की अथॉरिटी है ना, जो पैरा थर्ड आर्टिकल हमारा वाला क्या कहता है, थर्ड आर्टिकल ये कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरा, पैरा की अथॉरिटी बनाई जाएगी। और चौथा आर्टिकल क्या कहता है, आपने आर्टिकल भी याद करने हैं कि इसकी बात कौन से आर्टिकल में, कौन से सेक्शन में कही गई है। चौथा सेक्शन जो है वो पैरा का ये कहता है कि कंपोजिशन क्या होगी अथॉरिटी की, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्रोविंस लेवल के ऊपर अथॉरिटी है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपका बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। अब बिल्कुल उसी तरह रेगुलेटरी बोर्ड की कंपोजिशन है कि इसका कौन चेयरपर्सन होगा, कौन वाइस चेयरपर्सन होगा। इसका जो चेयरपर्सन है वो होगा डिप्टी कमिश्नर, जो डीसी है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, वो इसका चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन होगा। और इसके अंदर कोई भी वीसी नहीं है, कोई भी इसके अंदर वाइस चेयरपर्सन नहीं है। इसके अंदर डायरेक्ट आपका सेक्रेटरी जो है, जो है ना वो सेक्रेटरी है, वो सेक्रेटरी भी हो सकता है और मेंबर भी हो सकता है, दोनों अलग अलग बंदे भी हो सकते हैं। जो आपका एडिशनल डीसी है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है, वो आपका जो है वो इसमें सेक्रेटरी होगा और वो मेंबर भी होगा। इसके अलावा आपको ये नजर आ रहे होंगे कि 4-5 मेंबर्स हैं, असल में ये 4-5 मेंबर्स नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ शेड्यूल लॉज। शेड्यूल लॉज के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हेड्स, आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूल लॉज कौन कौन से हैं पैरा के। वही टेनेंसी एक्ट, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, फिर उसके बाद होर्डिंग एक्ट है, उसके बाद असेंशियल कमोडिटीज का जो एक्ट है, इन सारे के सारे के जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं वो भी इसके मेंबर होंगे। फिर उसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इसका मेंबर होगा। अथॉरिटी के अंदर प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर मेंबर था, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मेंबर होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होगा, ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो
आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर होंगे। अच्छा, ये जो आगे एक लिखा हुआ है ना, एक्सपर्ट कोऑप्टेड फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, कि कोई एक्सपर्ट भी लिया जा सकता है। ये एक्सपर्ट वही है जो मैंने कहा था कि जो आपकी अथॉरिटी है वो किसी भी, अगर वो चाहे, ये उसके पास पावर है, कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एडवाइजर, कोई भी एक्सपर्ट को हायर कर सकती है। तो हायर करना जो है वो आपका अथॉरिटी या पावर अथॉरिटी के पास ही है, लेकिन ये जो हायर किया जाएगा ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऊपर भी हायर किया जा सकता है। ठीक है जी। अब इसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है इसकी भी तो मीटिंग्स होंगी ना, तो इसकी मीटिंग जो है इसका भी सेम फंडामेंटल्स होंगे जिस तरह अथॉरिटी की मीटिंग्स हैं। इनको भी प्रिजाइड करेगा आपका चेयरपर्सन, जो आपका डीसी होगा, डिप्टी कमिश्नर। ठीक है। इसमें भी जो कोरम है वो हाफ होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम बंदे होंगे तभी कोई डिसीजन लिया जाएगा। फिर इनका जो डिसीजन है वो सेम होगा, सेम सेम रोल होगा जिस तरह अथॉरिटी का सेम था, कि अगर 4 बंदों ने कोई एक फैसला दिया, 5 बंदों ने कोई एक फैसला दिया, तो 5 जो मेजोरिटी वाले हैं उनका फैसला माना जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मुकाम आ गया जहां के ऊपर दोनों की तरफ वोट इक्वल हो गए, 4-4 वोट हो गए, ठीक है, तब जो इसका चेयरपर्सन होगा वो वोट कास्ट करेगा, और 9वां वोट उसका, वो कास्टिंग वोट उसको जो है ना वो तरजीह दी जाएगी, वो फैसला मान लिया जाएगा। ठीक है जी, वो ही फिर अप्लाई हो जाएगा रूल या कोई भी एक्ट होगा। फिर जिस तरह अथॉरिटी का सेक्रेटरी था उसका सेक्रेटरियल सपोर्ट देना था, वही मीटिंग्स को बुला सकता था, लेकिन चेयरपर्सन के कहने के ऊपर बिल्कुल सेम इसी तरह जो बोर्ड का सेक्रेटरी है वो मीटिंग्स को बुलाएगा, और बुलाएगा किसके कहने के ऊपर? डिप्टी कमिश्नर के कहने के ऊपर बुलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी जो सेक्रेटरी है इसका सेम काम अथॉरिटी की तरह ही रहेगा, कि यहाँ पर भी ये सेक्रेटरियल जो सपोर्ट है जो बोर्ड को चाहिए होगी, इसकी अथॉरिटी को चाहिए होगी, वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे है 13 आपका सेक्शन जो कि कमेटीज को डिस्कस करता है। बिल्कुल इसी तरह एक कमेटीज का सेक्शन आया था जो कि अथॉरिटी के नीचे था। अथॉरिटी के अंडर रह के भी कुछ कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी जो कमेटीज हैं वो बनाई जा सकती हैं। उन कमेटीज का रोल भी वही होगा कि वो जो से मेंबर को चाहे अपने साथ ले सकती हैं, लेकिन वो मेंबर ना तो इंडिपेंडेंट मेंबर होना चाहिए, ना ही वो एमपी होना चाहिए, ना ही वो कोई अथॉरिटी का बंदा होना चाहिए, मतलब उन मेंबर्स में से ना हो। लेकिन उनके अलावा कोई भी वो अपने अंदर मेंबर ऐड कर सकती हैं, किसी के साथ भी कॉपरेशन कर सकते हैं, कोई भी मेमोरेंडम एमओयू साइन कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 डिस्कस करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड। ये बिल्कुल सेम उसी तरह चल रहा है जैसे पावर एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी थे, कि उनको गाइडलाइंस दी जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से और वो अप्लाई करेंगे नीचे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर गाइडलाइंस देगी अथॉरिटी, यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं देगी, यहाँ पर अथॉरिटी देगी। अथॉरिटी की गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करवाएगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। जिस तरह अथॉरिटी बजट सेलेक्ट करती थी और वो असेंबली में पेश करेगी, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट अपनी अपना जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है वो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट का बजट सेलेक्ट करेंगे और वो आगे अथॉरिटी को देंगे। आगे अथॉरिटी अथॉरिटी जो है वो फिर आपको असेंबली में देगी। ठीक है, बिल्कुल सेम फंक्शंस है। जो आपकी अथॉरिटी है, ठीक है, उस जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई है, स्टैब्लिश हुई है आर्टिकल 3 के अंडर, उसके जो काम है उसने प्रोविंस के ऊपर करने हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने सारे काम अपने जो है वो करने हैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। यहाँ पर फिर मैंने पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड लिखा हुआ है। ये पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड जो है वो मैंने आपको ऊपर भी बताया था जब मैं बात कर रहा था कि विसल ब्लोअर को अगर पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड देना है वो अथॉरिटी नहीं देगी, विसल ब्लोअर को जो पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड करना है वो आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है, इन्फोर्समेंट स्टेशन बनेंगे, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। इन्फोर्समेंट स्टेशन बनेंगे, इन्फोर्समेंट स्टेशन की जितनी भी परफॉर्मेंस है उनके एम्प्लॉयज का देखना, सारा कुछ जो है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देख रहा होगा। ठीक है, जिस तरह अथॉरिटी पर अपने पूरे प्रोविंस के एम्प्लॉयज को देख रही होगी कि वो किसको लगाना है, कैसे लगाना है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ठीक है, उनकी लिमिटेशंस क्या होंगी, बिल्कुल इसी तरह जो बोर्ड है वो जो है ना वो डिसाइड करेगा कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उनको कैसे जो है वो डील करना है, एनफोर्समेंट स्टेशन को कैसे मॉनिटर करना है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें अप्लाई करवानी है। अच्छा, ये ऊपर 14 सेक्शन डील करता है पावर एंड फंक्शन ऑफ बोर्ड, लेकिन नीचे अब पावर्स एंड फंक्शंस हैं अब चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड की। ठीक है, जिस तरह अथॉरिटी का कोई सेक्रेटरी या चेयरपर्सन है उसकी क्या क्या पावर्स हैं, तो इसी तरह बोर्ड का जो डीसी है, जो चेयरपर्सन है, उसकी भी बहुत सारी पावर्स हैं। एक तो ये कि जितनी भी डायरेक्शंस आएंगी,
अथॉरिटी की तरफ से ये उनको एग्जीक्यूट करवाएगा। फिर उसके बाद मैंने ये आपको पहले बता दिया कि जो भी इन्फोर्समेंट स्टेशन है उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस देखनी है वो चेयरपर्सन ने देखनी है बोर्ड के। फिर उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो चीज लिखी हुई है ना, असिस्टेंस ऑन requisitions received under section 20, ये सेक्शन 20 इसी जो आर्टिकल है, ये जो अभी हम पैरा लॉ पढ़ रहे हैं, ये इसी एक्ट का सेक्शन 20 है। सेक्शन 20 कहता है कि रेपोजिशंस बोर्ड को भेजी जा सकती हैं। सेक्शन 20 ये कहता है कि अगर किसी को इन्फोर्समेंट स्टेशन में सपोर्ट चाहिए तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो कि एसडीईओ होगा, वो हियरिंग ऑफिसर के थ्रू अपनी जितनी भी सपोर्ट उसको चाहिए वो रेपोजिशन भेज सकता है बोर्ड को। ये उस चीज को डील कर रहा है, ये इसको हम आगे वैसे पढ़ेंगे भी, लेकिन मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया कि ये जितनी भी रेपोजिशंस आएंगी इन्फोर्समेंट ऑफिसर के, इन्फोर्समेंट ऑफिसर या इन्फोर्समेंट स्टेशन की तरफ से, उनको डील किसने करना है, उसको चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ने डील करना है। फिर उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह ऑथोराइज्ड ऑफिसर और हियरिंग ऑफिसर अथॉरिटी लगाएगी, इस तरह ये जो रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस है ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड काम करेगा। ये जो रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस है ये क्या है, अगर किसी बंदे के साथ कोई अग्रीव्ड पर्सन है, किसी के साथ किसी ने कोई ऑफेंस नहीं किया, या कोई एम्प्लॉय उसके साथ बदतमीजी करता है, या उसके ऊपर गलत फाइन लगता है, उसके कोई ऑफेंस उसके ऊपर चार्ज उसके ऊपर नहीं लगता कोई भी, तो उसकी जो शिकायत का जो अजाला है, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस का मतलब है शिकायत का अजाला किसने करना है, तो शिकायत का जो अजाला करना है वो करना है आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन ने करना है। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है डिसाइड रेफरेंस सेंट बाय एचओ। एचओ कौन है, हियरिंग ऑफिसर है। ये सारी की सारी जो हायरार्की है ना वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऑफेंस हो जाता है तो सबसे पहले इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो एफआईआर नहीं काट सकता, वो इंक्वायरी है तो इनिशिएट कर सकता है, वो लेकर आएगा एसडीईओ के पास, फिर एसडीईओ इसको लेकर जाएगा हियरिंग ऑफिसर के पास, हियरिंग ऑफिसर फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि डिसाइड रेफरेंस सेंट बाय हियरिंग ऑफिसर। अगर कोई रेफरेंस आता है हियरिंग ऑफिसर की तरफ से, उसको डिसाइड किसने करना है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने करना है। ठीक है। अगर किसी बंदे का कोई डिसीजन है, हियरिंग ऑफिसर से भी अच्छा डिसीजन नहीं हुआ, उसको लगता है कि मेरा हियरिंग ऑफिसर ने भी मेरे साथ ज्यादती की है, तो वो अपना फिर किसके पास जाएगा, वो फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास जाएगा। ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं, ये हम हायरार्की पूरी पढ़ेंगे कि अगर कोई कंप्लेन होती है, कोई ऑफेंस होता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये थोड़ा सा टच दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको पता चल जाए। फिर उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वही कि एम्प्लॉयज को एडमिनिस्ट्रेट किसने करना है, ये आपका चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड करेगा। तो वो बेटा जी ये आपका जो है ना वो चैप्टर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम जो है ना वो 12, 13, 14 और 15 चार आर्टिकल और सेक्शन थे। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 4। जिस तरह चैप्टर नंबर 3 बहुत जो है ना वो इतना बड़ा नहीं था, छोटा था, तो इसी तरह ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ये उससे भी छोटा है, ये बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका हियरिंग ऑफिसर प्रोसीजर क्या है, हियरिंग ऑफिसर कोई अगर हियरिंग होनी है तो वो कैसे होनी है, फिर उसका एविडेंस का रिकॉर्ड शिकॉर्ड, ये सारे का सारा हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर टोटल वैसे 3 आर्टिकल्स हैं, और जो है वो इनको हम वन बाई वन अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो चैप्टर 4 है उसके अंदर आर्टिकल जो 16 है, चैप्टर 4 का आर्टिकल 16 हियरिंग ऑफिसर को, हियरिंग ऑफिसर की पावर्स बताता है, हियरिंग ऑफिसर के बारे में बताता है। आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो हियरिंग ऑफिसर है ये बैठा कहाँ पर होगा, ये बयान बैठा होगा इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर। हर एक इन्फोर्समेंट स्टेशन पे आपका एसडीईओ तो होना ही होना है, लेकिन हो सकता है कि वहां पर हियरिंग ऑफिसर भी हो। ठीक है, मैंने कहा हो सकता है, लाजमी नहीं है। तो हियरिंग ऑफिसर भी आपका इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर जितने भी मामला हैं वो सारे उसने डील करने हैं। अब हियरिंग ऑफिसर लगाएगा कौन, जब हम पावर्स ऑफ अथॉरिटी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि हियरिंग जो ऑफिसर है वो कौन लगाएगा, वो अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, अथॉरिटी हियरिंग ऑफिसर को लगाएगी। उसके बाद जिस तरह डीजी जो था वो 19 स्केल से कम नहीं होना चाहिए, और वो पीएमएस और पीडब्ल्यूएस का बंदा होगा, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का बंदा होगा। इस तरह जो आपका हियरिंग ऑफिसर है वो 17 स्केल से कम वाला बंदा नहीं होना चाहिए, और वो भी पास या पीएमएस का बंदा ही होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो चीज है ना, ये वाली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉट हियर एफआईआर। एफआईआर ये हियर नहीं कर सकता, एफआईआर हियर इसने नहीं करनी है, एफआईआर किसी और ने ही हियर करनी है। किसने करनी है, मजिस्ट्रेट करेगा, वो उसकी एक जो है ना वो ऑर्डिनेंस, हम उसकी बात करेंगे। इसी वजह से हम पैरा में देखते हैं कि पीपीसी सीआरपीसी हमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है,
FIR को हियर नहीं करना इसने, हियरिंग ऑफिसर ने, हालांकि इसके नाम के साथ हियरिंग लिखा हुआ है, लेकिन हेयर इसने नहीं करना। ठीक है, इसने क्या कौन सी चीजों को फिर हेयर करना है, इसने सारे के सारे रिप्रेजेंटेशंस को हेयर करना है। अब रिप्रेजेंटेशंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने एक ईपीओ दिया, ये ईपीओ वही है इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, ये ईपीओ अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने दे दिया और ईपीओ के ऊपर काम ना किया गया, ठीक है, अगर कोई बंदा है उसने इस ईपीओ को नल एंड वॉइड करार दे दिया, उसकी बात नहीं मानी, वो अपना अपना रिप्रेजेंटेशन आगे, नुमाइंदा आगे केस फाइल कर सकता है। याद रखना है, FIR नहीं फाइल करनी, केस फाइल कर सकता है। उसके पास सिर्फ 30 दिन का टाइम होगा कि उसको जो फाइन हुआ है, जो भी उसकी कोई चीज कॉन्फिस्केट कर ली गई है, कोई इंक्रोचमेंट उसने की थी, या कोई उसकी चीज सील हो गई है, सारी चीजों के ऊपर, या कोई ईपीओ इसके ऊपर दिया गया है, ये सारी चीजों को डील किसने करना है? हियरिंग ऑफिसर ने डील करना है। ठीक है, कि जो ईपीओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने दिया था वो वैलिड है या नहीं, वो गलत दिया या सही दिया, जो इसके ऊपर फाइन लगाया 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, वो सही था या नहीं सही था, किसने हेयर करना है? हियरिंग ऑफिसर ने। अगर कोई इंक्रोचमेंट का कोई मसला है, कोई सील किसी को कोई चीज हो गई है, कॉन्फिस्केट कर लिया कोई भी चीज को, तो ये सारे के सारे मसले किसने सॉल्व करने हैं? ये हियरिंग ऑफिसर ने सॉल्व करने हैं। लेकिन ये बात याद रखनी है कि अगर उसके आगे कोई रिप्रेजेंटेशन खड़ा किया जाता है, कोई बंदा कहता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने मेरे साथ सही नहीं किया, जो मेरे ऊपर फाइन लगाया है वो नहीं बनता, ये फाइन नहीं था, इतना वैलिड नहीं था, तो वो अपना रिप्रेजेंटेशन आगे जो है वो दे सकता है। वो रिप्रेजेंटेशन किसको देगा? वो हियरिंग ऑफिसर को देगा। और उसके पास टाइम कितना होगा? उसके पास 30 डेज का टाइम होगा। 30 डेज के अंदर अंदर वो हियरिंग ऑफिसर के आगे अपना जो है वो रिप्रेजेंटेशन रख सकता है। अच्छा, ये एब्सोल्यूट ऑर्डर, वही एब्सोल्यूट ऑर्डर जो मैंने आपको कहा था कि ईपीओ के बाद दिया जाता है, और हियरिंग ऑफिसर ये देता है, ये उसकी पावर है, लेकिन ईपीओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर देता है, ये याद रखना है। फिर ये देखेगा कि कोई ऑफेंस कोई हुआ है या नहीं हुआ, वाकई ही वैलिड है या नहीं होएगा। ये बेटा यहाँ पे जो सम्मन जो है, ये इसके स्पेलिंग्स आप चेक कर लीजिएगा, आई डोंट नो कि ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट, बाकी मेरा ख्याल है कि ये ठीक है। तो ये सम्मन, किसी को अगर कोई सम्मन करना है, कोई नोटिस किसी को इश्यू करना है, तो ये इसकी पावर है, कर सकता है। कोई भी यहाँ पे जाके प्लेस को इंस्पेक्ट करना है, कर सकता है। अगर किसी बंदे को कहना है कि अपने बदले में कोई सिक्योरिटी रखवा जाओ, तो ये आपका हियरिंग ऑफिसर कर सकता है। अगर किसी को वैसे थोड़ी देर के लिए रिलीफ देना है, चलो यार कोई बात नहीं, तो कर सकता है। किसी को नोटिस देना दिया जा सकता है। तो इसके बाद ये सारी चीजों को डिस्कस करते हुए, फाइन है नहीं है, ईपीओ सही दिया नहीं दिया, ऑफेंस हुआ नहीं हुआ, इन सारी चीजों को डिसाइड करते हुए, सम्मन देते हुए, नोटिस इश्यू करते हुए, ये दो चीजों का लाजमी ख्याल रखेगा हियरिंग ऑफिसर, कि इससे कोई गंदे असरात, एडवर्स इफेक्ट तो क्रिएट नहीं होगा, कोई इससे कोई इस तरह ना हो कि कोई मजीद बात बिगड़ जाए। तो वो इस चीज को सामने रखते हुए अपनी तरफ से जो उसका दिल करे वो डिसीजन ले सकता है। वो कोई चीज जो कि ईपीओ ने जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने पकड़ी, सील कर ली, और उसकी जो है ना वो ऑक्शन, जिसकी भी जिम्मेदारी है उसने ऑक्शन कर दी। ऑक्शन किसकी जिम्मेदारी है? ऑक्शन एसडीओ ने करनी है। अगर एसडीओ ने ऑक्शन कर दी, ऑक्शन सही की नहीं की, ये सारा कुछ जो है वो देखेगा कौन? हियरिंग ऑफिसर देखेगा। ठीक है, फिर ये एग्रेवेटिंग फैक्टर है कि बात मजीद ना खराब हो जाए, लेकिन मिटिगेटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि यार ये बंदा जो है पहले इसको वार्निंग दी थी, लेकिन इस बार जो है ना वो इसने काम हमारी बात मान ली थी, चलो इसको इस बार छोड़ देते हैं। ये भी देखा जा सकता है। कोई मिटिगेटिंग फैक्टर्स भी देखे जा सकते हैं, कोई हैबिचुअल नेचर भी देखी जा सकती है किसी बंदे की, कि यार ये करता ही ऐसे है, इसको 1-2 मरतबा पहले भी कहा है, तो उस हिसाब से उसके ऊपर कोई फाइन भी लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने फाइन लगा दिया अब इसके बाद कोई और फाइन नहीं हो सकता। अगर ये जो हियरिंग ऑफिसर है उसको लगा, तो वो एक्स्ट्रा फाइन भी इम्पोज कर सकता है। ये भी तो इंक्वायरी तो एक्स्ट्रा फाइन इम्पोज करने की जो पावर है, किसी को सिक्योरिटी इशू नोटिस करना, सम्मन करना, ईपीओ देखना, फाइन वैलिड था नहीं था, ऑक्शन होनी चाहिए थी नहीं होनी चाहिए थी, इनक्रोचमेंट, सील, कॉन्फिस्केट, सारा कुछ, ये सारी की सारी किसकी पावर है? हियरिंग ऑफिसर्स की पावर है। ठीक हो गया जी। हियरिंग ऑफिसर की इतनी ज्यादा पावर के बाद हमारे पास आएगा आर्टिकल सेक्शन 17, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो भी हियरिंग है उसका प्रोसीजर क्या होगा। इसके अंदर सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है कि जो कानून शहादा ऑर्डिनेंस है 1984 का, जितनी भी हियरिंग इस इस एक्ट के थ्रू होगी, जितनी भी हियरिंग इस एक्ट के थ्रू होंगी, जिन लोगों ने ये ऑफेंस किया होगा,
तो इन ऑफेंसेस के ऊपर जो कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 है वो अप्लाई नहीं होगा। वो जो भी कहता है उस ऑफेंस के बारे में वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 8 सेक्शन 8 जो करता है कहता है कि रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस जो भी हियरिंग में हुआ है। अच्छा, ये जो है ना प्रोसीजर एट हियरिंग, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है अगर वो चाहे अपनी जगह के ऊपर कोई बंदा भेज दे, मीटिंग अटेंड करना चाहे वो कर सकता है, ना भी करना चाहे नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो हियरिंग है वो होनी तो सारी की सारी इन्फोर्समेंट ऑफिसर के बारे में है ना, क्योंकि जितने फाइन शाइन लगाने हैं वो सारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने लगाने हैं। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर वैसे चाहे तो ये मीटिंग अटेंड कर सकता है, नहीं चाहे तो वो नहीं भी करे तो खैर है, ठीक है। तो ये भी बात याद में रखनी है आपने। और जो बंदे ने अपना आगे हियरिंग के लिए आगे फॉरवर्ड किया है अपना केस, वो अपना खुद भी आ सकता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकता है, तो ये भी बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये है कि रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, आर्टिकल 18 और सेक्शन ये कहता है कि जितने भी जो भी कार्रवाई होगी, जितना भी हेयरिंग के ऊपर जो कुछ भी बोला जाएगा उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, और वो ऑडियो वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो विजुअल उसको बोलेंगे। तो उसका रिकॉर्ड रखना लाजमी है, रिकॉर्ड होगा जो भी हेयरिंग होगी तो ये सारा कुछ उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। अच्छा जी, ये आपका चैप्टर नंबर 4 था, और चैप्टर नंबर 4 के ये 3 सेक्शन थे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब ये है आपका चैप्टर नंबर 5। ये जो चैप्टर नंबर 5 है इसके अंदर टोटल 4 आर्टिकल्स हैं। ये जो 4 आर्टिकल्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, जिनमें हम इन्फोर्समेंट स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेकोजिशंस वो आ गया ना, आर्टिकल 20 मैंने आपको कहा था, आर्टिकल 20 के थ्रू जितने भी रेकोजिशंस आएंगे वो आपका कौन देखेगा, बोर्ड का चेयरपर्सन देखेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम आर्टिकल 21 देखेंगे कि रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होगी स्टेशन के ऊपर। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कंपेलिंग, या आप यूं समझ लें कि जिसकी खातर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, वो ये आपका सबसे बड़ा SDEO, आपका जो है ना वो ताश का सबसे बड़ा पता ये है, जो आप जिसकी खातर ये सारी की सारी मेहनत की जा रही है, SDEO। इसकी पावर्स, इसके सारे का सारे हम चीजों को पढ़ेंगे वन बाई वन। इनको अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो आर्टिकल आपका 19 है, जो कि चैप्टर नंबर 5 का आर्टिकल 19 है, वो बात करता है इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर। आपने देखा होगा ये बड़े फ्लो में चीजें चल रही हैं। इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर बोर्ड था, बोर्ड के बारे में था कि बोर्ड की अथॉरिटी होगी, बोर्ड कैसे बनेगा, बोर्ड की कंपोजिशन क्या होगी, ठीक है। फिर बोर्ड के ऊपर अथॉरिटी के बारे में बताया गया था कि अथॉरिटी जो है वो कैसे बनेगी, कंपोजिशन उसकी क्या होगी, उसकी मीटिंग्स कैसे होंगी, ठीक है, उसके कॉरम की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी। फिर हमने बोर्ड की सेम पढ़ी, फिर बोर्ड के चेयरपर्सन की पावर्स पढ़ी। अब है इन्फोर्समेंट स्टेशन। ये जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है ये सब डिवीजन की बेसिस के ऊपर होंगे, और सब डिवीजन को हम तहसील भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो तहसील लेवल के ऊपर आपके सब डिवीजन जो है ना वो होंगी, वहां पर आपका इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा। और तहसील के हिसाब से एक या एक से ज्यादा इन्फोर्समेंट स्टेशन बनाए जा सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तहसील के अंदर या एक सब डिवीजन के अंदर कितने इन्फोर्समेंट स्टेशन हो सकते हैं, तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जगह पर इन्फोर्समेंट स्टेशन बनाया जाएगा या कौन सी जगह पर नहीं बनाया जाएगा। किसी भी जगह को इन्फोर्समेंट स्टेशन डिक्लेयर किया जा सकता है सवाए पुलिस स्टेशन पे, ठीक है। तो जो पुलिस आपका स्टेशन है सिर्फ वो आपका इन्फोर्समेंट स्टेशन नहीं हो सकता, लेकिन अदरवाइज किसी भी आप जगह को इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। और वहां की फिर हम, जैसे हमने अथॉरिटी की जो है ना वो कंपोजिशन पढ़ी है, हमने जो है ना बोर्ड की कंपोजिशन पढ़ी है, इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर आपको SDEO मिलेगा, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन EO इन्फोर्समेंट ऑफिसर, IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। फिर सार्जेंट्स हैं, सार्जेंट्स दो तरह के हैं, एक तो सीनियर सार्जेंट्स हैं, वैसे भी सार्जेंट्स दो तरह के हैं। एक मेरा ख्याल जो है वो 9 स्केल के हैं और दूसरे 7वें स्केल के हैं। जो 9 स्केल के हैं वो सिर्फ 2 या 3 है, और ये डिपेंड करता है इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर। जो नीचे जो आपके 7 स्केल के सार्जेंट्स है ना, वो आपके कोई 40-50 की रेंज के अंदर है, ये बहुत ज्यादा होंगे। इनके अलावा सपोर्ट स्टाफ भी होगा, ठीक है, वो भी एक इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर दिया जाएगा, ठीक है। और हर एक इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का एक एक प्रोसिक्यूटर भी होगा, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। अब ये सारे का सारा अमला जो है ये इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर होगा। जितने भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर चाहिए हों रखे जा सकते हैं, IO रखे जा सकते हैं, SDO लेकिन एक ही होगा, लेकिन इन्फोर्समेंट स्टेशन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और एक इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर एक SDO। अच्छा, और ये यूनिफॉर्म, व्हीकल्स, वेपन्स, जितने भी
इन्फोर्समेंट ऑफिसर के एम्प्लॉयज हैं जो इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर होंगे, उनकी एक अपनी स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होगी, उनको मार्क व्हीकल्स दी जाएंगी, उनके ऊपर निशान लगे होंगे, और वो वेपन कैरी कर सकते हैं। ये चीजें भी आपने याद रखनी है, ये पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 20, रिक्वेजिशन बाय एनफोर्समेंट ऑफिसर्स। अगर किसी भी एनफोर्समेंट स्टेशन को कोई सपोर्ट चाहिए किसी भी किस्म की, उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स किसको भेजनी है, कैसे भेजनी है, तो जो इन्फोर्समेंट है, इन्फोर्समेंट स्टेशन का जो इंचार्ज है जो कि SDEO होगा, वो भेज सकता है रेक्विजिशंस। कैसे भेजेगा? थ्रू हियरिंग ऑफिसर। हियरिंग ऑफिसर के थ्रू वो अपनी रेक्विजिशंस भेजेगा। भेजेगा किसको? वो जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सेक्रेटरी है, जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होगा, उसको भेजेगा। अब जब सेक्रेटरी के पास ये रेक्विजिशन आएगी, तो वो चेयरपर्सन का कंसेंट लेगा, उससे पूछेगा कि क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं, क्या सपोर्ट दी जा सकती है, उसका फैसला लेगा, उसका कंसेंट लेगा, फिर वो सपोर्ट आगे प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अभी रिसेंटली एक पैरा का इंसिडेंट हुआ था, रावी एक हमारा सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर स्टेशन है रावी के ऊपर लाहौर में। ठीक है। जो रावी स्टेशन है इसका, वहां पर जो है ना, ये जो मंडी खाली करवा रहे थे, तो वहां पर आगे अटैक कर दिया था कुछ लोगों ने। ठीक है। तो वहां पर फिर इस चीज की जरूरत पड़ी थी, तो इन्होंने फिर अलहदा से अजाफी नफरी, एक्स्ट्रा नफरी मंगवाई थी। तो ये सारे का सारा जो प्रोसीजर है कैसे होगा, ये रेक्वेजिशन सेंड की जाएंगी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से, जो कि एनफोर्समेंट स्टेशन का इंचार्ज होगा, वो हियरिंग ऑफिसर के थ्रू भेजेगा सेक्रेटरी बोर्ड को। बोर्ड का जो सेक्रेटरी है वो चेयरपर्सन का कंसेंट लेगा, और फिर पीछे सारी की सारी सपोर्ट करेगा। ये पूरा लाहे अमल है, प्रॉपर चैनल के थ्रू ये सारी चीजें होंगी। फिर उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन 21। जो सेक्शन 21 है, वो है रिकॉर्ड कीपिंग एट एनफोर्समेंट स्टेशन के। जितना भी कोई भी FIR अगर काटी गई है, अगर कोई भी किसी के ऊपर कोई फाइन लगाया गया है, अगर किसी की कोई चीज सील कर दी गई है, अगर किसी का कोई आर्टिकल कोई कन्फिस्केट किया गया है, किसी का कोई डंगर माल चाड़ा, किसी के कोई काट पकड़ ली है, तो उसका सारे के सारे जो मसले मसाइल हैं, और उनका जो भी रिपोर्ट्स हैं, वो सारी की सारी का रिकॉर्ड रखा जाएगा। और रिकॉर्ड कहाँ पे रखा जाएगा? इन्फोर्समेंट स्टेशन में रखा जाएगा। कौन रखेगा? ये सारे का सारा काम किसने करना है? SDEO ने करना है, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने। अब देखो यहाँ पर जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो SDEO कर रहा है। आपको साथ साथ में ये बता दूं, हम पहले पढ़ चुके हैं, बोर्ड के सारे सेक्रेटरियल काम करने हैं उसके वाइस चेयरपर्सन, सॉरी वाइस चेयरपर्सन तो उसका है नहीं, जो आपका एडिशनल DC है। ठीक है। जो उसका सेक्रेटरी है वो बोर्ड के सारे सेक्रेटरियल सपोर्ट करेगा। जो अथॉरिटी का बंदा है, वो अथॉरिटी का जो DG है, जो सेक्रेटरी होगा, वो सारी सेक्रेटरियल सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे कोई सेक्रेटरी लेवल का बंदा नहीं है, यहाँ पर जो रिकॉर्ड कीपिंग सारी वो SDEO ने करनी है। तो यहाँ पर आगे अब अगर हम बात करें, तो हमारे पास आ जाता है 20 नंबर 2 सेक्शन, SDEO। SDEO स्टैंड्स फॉर सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये जो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, ये दो तरह के हो सकते हैं। ये 16 स्केल का भी हो सकता है, 17 स्केल का भी हो सकता है। ठीक है। 16 स्केल का जो है वो इनिशियल रिक्रूटमेंट के थ्रू आएगा, ये हम वैसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको वैसे एक्स्ट्रा यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर वो 17 स्केल का है, तो वो फिर डेपोटेशन की बेसिस के ऊपर आएगा। ठीक है। डायरेक्ट इसके अंदर हायरिंग जो है वो 16 स्केल के ऊपर पर ही होगी। ठीक है। फिर वो आगे 16 स्केल से 70 स्केल में कैसे जाएगा, ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं पैरा का, जो 2025 के रूल्स है ना, पैरा 2025 के रूल्स हैं, ये उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। जब हम वो पढ़ेंगे, तब मैं उसको बताऊंगा कि कैसे इनकी प्रमोशन होंगी, इनिशियल रिक्रूटमेंट के थ्रू कितने लोग आएंगे, ठीक है, डेपुटेशन पे कितने लोग आएंगे। ठीक है। ये सारी चीजें हम तब पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो SDEO, ठीक है, ये जो है अपॉइंट कौन करेगा? ये अपॉइंट करेगी आपकी अथॉरिटी, अपॉइंट करेगी। कैसे करेगी? वही बात आ जाती है, इनिशियल रिक्रूटमेंट के थ्रू या फिर डेपुटेशन के थ्रू, ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। जब हम पैरा के रूल्स पढ़ेंगे जो कि 2025 में आए थे। फिर उसके बाद है, अब इसकी SDO की पावर्स हैं कुछ, इसकी बहुत सारी पावर्स हैं। इन सब सारी पावर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है, वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, वो ये FIR है, जो मैंने रेड के अंदर बोल्ड करके लिखी है। FIR की पावर सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के पास है, और वो आपका SDEO है। SDEO से ऊपर आपका इन्फोर्समेंट, सॉरी, आपका हियरिंग ऑफिसर है, वो भी ये जो FIR है वो नहीं दे सकता। FIR नहीं काट सकता। कौन? हियरिंग ऑफिसर नहीं काट सकता। हाँ, वो FIR सुन भी नहीं सकता हियरिंग ऑफिसर, ये भी याद रखनी। जब हियरिंग ऑफिसर की बात की थी, ये भी मैंने आपको बताया था। ये रिप्रेजेंटेशन या दूसरी चीजें, फाइन शाइन सुन सकता है, लेकिन FIR को कोर्ट ही आपका सुनेगा।
FIR सिर्फ और सिर्फ पूरी अथॉरिटी, पूरे बोर्ड में से सिर्फ और सिर्फ एक बंदा काट सकता है, वो SDEO है। ये जो नीचे इसका अमला है ना, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, IO, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये तजवीज तो दे सकते हैं कि इसके ऊपर जो है ना वो FIR काटी जाए, लेकिन खुद नहीं काट सकते, वो काटेगा सिर्फ और सिर्फ आपका SDEO, ठीक है। फिर इसके अलावा जितने भी डिसीजंस हैं अथॉरिटी के, या जितने भी डिसीजंस हैं बोर्ड के, वो इम्प्लीमेंट करवाएगा SDEO, ठीक है। अपने नीचे इसके जितने भी एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनको सुपरवाइज करेगा, उनकी इंस्पेक्शन को सुपरवाइज करेगा, फाइन शाइन देखेगा। फिर नोटिस, किसी बंदे को अगर वो नोटिस भेजना चाहता है नोटिस भेज सकता है, किसी को सम्मन बुलाना चाहता है बुला सकता है, कोई भी इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है। ये याद रखना है, ये जो इनिशिएट इंक्वायरी है ना, इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनिशिएटिंग अथॉरिटी, कुछ लोगों को लगता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ये इनिशिएटिंग अथॉरिटी भी है, नहीं, गलत है। आपका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ये इनिशिएटिंग अथॉरिटी नहीं है, ये इंक्वायरी इनिशिएट नहीं कर सकता। लेकिन इससे ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो ईओ है, चाहे वो SDEO है, चाहे या पैरा के जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे कोई भी इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है, FIR दे सकता है। और उसके अलावा ये जो इन्फोर्समेंट की कॉस्ट है, अगर कोई भी काम करना है, ठीक है, ये इन्फोर्समेंट की कॉस्ट किसके ऊपर होगी, ये जो उस बंदे के ऊपर होगी। ये भी हम पढ़ेंगे कि उससे कैसे वसूल करेंगे, कैसे उसका माल की ऑक्शन करेंगे, कैसे उसको वापस करेंगे, और जो ऑक्शन करने के बाद जो पैसा है वो कहाँ पर जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा, या तो वो उसको वापस कर दिया जाएगा, किधर जाएगा, वो हुकूमत के खजाने में जाएगा। ये सारी चीजें हमने अभी पढ़नी है। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो रिकवर कौन करेगा उस कॉस्ट को, इन्फोर्समेंट की कॉस्ट को, वो रिकवर करेगा SDEO, ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे बात के सबमिट रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये जो FIR है ये कौन सुनेगा, ये स्पेशल मजिस्ट्रेट सुनेगा, और ये अपनी रिपोर्ट्स जो है ना वो सबमिट करेगा मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। फिर उसके बाद हियरिंग जो ऑफिसर है उसको असिस्ट करेगा, मतलब कि जितने भी काम है वो सारे के सारे हियरिंग ऑफिसर और SDO दोनों मिलके करेंगे। हियरिंग ऑफिसर को जो भी इंफॉर्मेशन हेल्प चाहिए होगी असिस्ट करेगा जो आपका SDO है, ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर को, और सॉरी इन्फोर्समेंट ऑफिसर को नहीं, हायरिंग हियरिंग ऑफिसर को। और ये जो हियरिंग ऑफिसर है इसकी हर बात को मानेगा SDO, ठीक है, बात उसकी मानना लाजमी है इसके ऊपर। फिर उसके बाद एक्ट एज डिसबर्सिंग एंड ड्राइंग ऑफिसर, ये बात याद रखनी है कि एक इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर अलहदा से ड्राइंग ऑफिसर या फिर डिसबर्सिंग ऑफिसर भी अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन अगर अथॉरिटी या बोर्ड चाहे तो ये जो SDEO है इसको ही ये एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया जाएगा कि यही आपका ड्राइंग ऑफिसर है और यही आपका डिसबर्सिंग ऑफिसर है। तो ये बहुत ज्यादा जो पार्ट्स थी ये सारे SDEO की थी। ये जो SDO बेटा अब हमने पढ़ लिया, ये आपके टोटल 22 सेक्शन हमने पढ़ लिए हैं, चैप्टर नंबर 5 का है। अगर आपने SDO पुत्र लगना है, बनना है आपने अगर SDO, तो मजीद जो है वो आपको हमारा जो है वो पेड लाइव बैच जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट, उसके अंदर आना पड़ेगा। उसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा। ये आपको सामने जो है यहाँ पर भी ये नजर आ रहा होगा, मैं एक बार बोल भी देता हूँ, 0311078958 ये नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके एनरोल हो सकते हैं। बाकी SDO के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो हमारे सेकंड बैच के अंदर ही आपको मिलेगी। शुक्रिया।